हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए मनोविज्ञान पेडागोजी प्लस हिंदी पेडागोजी इसका जो महामैराथन क्लास हमारी चल रही है उसके संदर्भ में आज हम क्लास 9 लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए 8 क्लास करा चुका हूं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो दोस्तों ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपसे कहना चाहूँगा कि आपके भाई बहन, आपके दोस्त जो भी हों, जितने भी लोग हों, सबसे कहिए कि यहाँ पर आएँ दोस्तों, अधिक से अधिक नॉलेज ग्रहण करें। अब सीधे आते हैं टॉपिक पर। अब दोस्तों यहाँ पर बताइए जल्दी से कि आवाज़ वगैरह एकदम से क्लियर आ रही है। कोई भी दिक्कत हो तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम रोक देते हैं सेशन के लिए, नहीं तो हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, यस करिए सभी लोग, यस यस यस, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। दोस्तों, पहले हम यहाँ पर मनोविज्ञान देखेंगे, उसके बाद में हिंदी देखेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है दोस्तों, बताइए। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। समस्या मौलिक है, सामान्यतः सही जवाब प्राप्त करने के लिए एक उपागम है, या फिर यह समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद मैंने 1-2 बार करा भी दिया है, तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग एकदम से सही दे रहे हैं कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित होता है, ये आप जानते हैं। देखिए, हम आपके लिए बता दें, आपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत पढ़ा होगा, सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है, जो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आता है। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन होते हैं, तो आप कहते हैं मैक्स वर्दमर। सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जनक कौन है, तो आप कहोगे कोहलर। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि समस्या का समाधान हमेशा समस्या में छिपा होता है। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अधिगम अक्षमता एक स्थिर अवस्था है, एक परिवर्तित अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, या फिर समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। दोस्तों, राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बहुत जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, जल्दी बताइए। जी हाँ, बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, एकदम से गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिगम अक्षमता क्या है, क्या स्थिर अवस्था है। यदि व्यक्ति कोई अक्षम है किसी कार्य को करने में, तो क्या वो हमेशा वैसा ही रहेगा, तो आप कहोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, एक परिवर्तित अवस्था है। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर स्थिर हमने गलत कर दिया, तो आप समझ जाना चाहिए कि परिवर्तित अवस्था है, यानी कि चेंज होता रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिक बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है, या फिर ऑप्शन आपका सेकंड हो सकता है, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, या फिर विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा कथन सत्य है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो आनुवंशिक बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, क्या ये हो सकता है। तो हो सकता है दोस्तों, लेकिन इससे भी मोस्ट सुइटेबल आंसर मिल सकता है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक बच्चा क्या है, एकदम से यूनिक है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है, इसीलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, तो आप ध्यान रखिए, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि
पास अगर आपके पास अनुभव है, यदि आपने मान लीजिए इस क्वेश्चन को पहले से पढ़ा है, अनुभव है, तो आप फटाक से इस क्वेश्चन को कर देंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रभावित करता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उसको क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? तो एकदम से आप लोगों का राइट आंसर आना चाहिए, किसी का भी ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, किसी का ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आ भी रहा है, ठीक है। तो क्या होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? ये संक्रियात्मक जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं किसने दी? तो आप कहोगे जीन पियाजे ने, ठीक है। जीन पियाजे ने ये अवस्थाएं दी थी। पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो आप कहोगे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी दी? तो पहली आपकी थी संवेदी गामक, ठीक है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था थी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बार बार दे देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि कुछ भाई बहन को नहीं पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, स्लाइड को थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन पूरा दिखेगा। जी हाँ, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय छात्र के उच्च स्तरीय रंगमंचीय कलाकार बनने में सबसे कम प्रेरक है? जो सबसे कम प्रेरक है वो आपको बताना है। उसे छात्रवृत्ति पाने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए। क्या ये हो सकता है दोस्तों? तो आप कहोगे देखेंगे, ठीक है। कम बताना है ना, तो पहले सबको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही तो पता चलेगा कौन सा कम है, ठीक है। छात्र को अपने थिएटर कलाकारों के साथ सहानुभूति, सौहार्दपूर्ण और सहयोगी संबंध विकसित करना चाहिए। क्या ये हो सकता है? या फिर छात्र को उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना चाहिए जिनसे वह खुश होता है? या फिर छात्र को दुनिया के सबसे अच्छे रंगमंची कलाकारों के साहित्य को पढ़ने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो पहले हम डी देखते हैं। डी को देखते हैं, तो छात्र को दुनिया के सबसे अच्छे रंगमंचीय कलाकारों और साहित्य को पढ़ने की, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, सीखेगा, कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं सीख मिलेगी दोस्तों, प्रेरक होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, छात्र को उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जिससे वह खुश होता है, एकदम से सही है। छात्र को अपने थिएटर कलाकारों के साथ सहानुभूति, सौहार्दपूर्ण और सहयोगी संबंध विकसित करना चाहिए। ये भी एकदम से राइट है। यानी कि आपका ये वाला सबसे कम जो है महत्वपूर्ण है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे खाली जगह में आपको इनमें से भरना है, को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। आपको बताना है कौन सा बुद्धिमत्ता परीक्षण का उदाहरण नहीं है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, जी हाँ, जय हिंद दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण ये बुद्धि परीक्षण है। बैचलर विनय परीक्षण ये भी बुद्धि परीक्षण है, और रोडसाक बुद्धि परीक्षण ये भी एक परीक्षण है। और लेकिन वैले स्केल्स ये कोई परीक्षण नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था किसको छोड़कर, यानी कि जो इसमें नहीं है वो आपको बताना था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शारीरिक दक्षता, हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है दोस्तों? नैपुणता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, या फिर कार्य परिहार अभिविन्यास। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है आप इस प्रश्न को गलत भी कर सकते हैं, इस प्रश्न को गलत भी कर सकते हैं कुछ भाई बहन। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस प्रश्न के लिए।
जी हाँ। तो वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शारीरिक दक्षता, हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है, तो नैपुणता अभिविन्यास होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को याद कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधि के दौरान समाज मिति के आधार पर अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए या फिर सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। दोस्तों बताइए कि प्राथमिक कक्षा में यदि हमें सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बताइए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा? तो आप कहोगे नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। अरे भाई, समान लक्ष्य सुनिश्चित कर तो दोगे, लेकिन क्या सभी बच्चों की जो सोचने समझने की क्षमता है वो एक जैसी होती है? नहीं होती है, तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, तो आप बताइए, आप शिक्षक हैं, आप बच्चे का अभिवादन करेंगे? तो एकदम से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। क्या ये हो सकता है? तो यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही हमें करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सकारात्मक अंत वाली कहानियों से कुछ नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, अगर आपको नहीं आता है तो याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? दोस्तों जो सबसे अच्छी है वो आपको बताना है। मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या फिर मेरा मित्र। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। नर्सरी कक्षा में अगर हमें शुरुआत करनी है तो, ठीक है, बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर पूछा गया शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी, तो मेरा परिवार, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि बच्चे का जो सामाजिक विकास कहाँ होता है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? प्राथमिक कक्षाओं में अगर मतलब छोटा बच्चा है और उसका सामाजिक विकास पूछा जाएगा तो कहाँ होता है, तो आप याद रखोगे विद्यालय में होता है, ठीक है दोस्तों, विद्यालय में होता है। इस क्वेश्चन को कुछ लोग गलत कर देते हैं, परिवार लगा देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी। अब हम हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपका सीटेट पेपर 1 में तो कम ही आते हैं, पेपर 1 में आते हैं, हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट के एग्जाम में 60% आपका पेडागोजी आता है और आपका 40% फैक्ट आते हैं, ठीक है। जो आपके फैक्ट पे आधारित होते हैं वो आपका आता है 40% और 60% पेडागोजी आता है। तो पेडागोजी तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। और पेपर 2 में तो पूरा का पूरा यहीं से आता है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हिंदी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है, तो आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं, इसमें तो कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। ता वर्ग कौन सा होता है, तो ता वर्ग में कौन सा आता है, ता, था, दा, धा और आपका ना। तो बता दीजिए इनमें कौन सा नहीं है दोस्तों, तो माँ नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं माँ इसमें नहीं आता है और नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? संदेश सूचक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य है या फिर इच्छा बोधक वाक्य है? दोस्तों बताइए किस प्रकार का वाक्य है, आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए ये किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग इसको समझ भी रहे होंगे। जी हाँ, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य आपका संदेश सूचक वाक्य नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए, संदेश सूचक वाक्य नहीं है, ये आपका विधानार्थक वाक्य है।
विधानार्थक वाक्य है दोस्तों, इसमें एक विधान बताया गया है कि राजा नगर में आए, ठीक है, पहले आए थे। ये कोई संदेश नहीं दिया जा रहा है कि आएंगे, ऐसा कोई संदेश नहीं है, ठीक है, संकेत नहीं दिया जा रहा है, इच्छा व्यक्त नहीं की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि सामासिक शब्द है। आपको बताना है राइट आंसर क्या हो सकता है। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। तो आप इसको तो कोई भी गलत नहीं करेंगे, सभी का राइट आंसर एकदम से सही होगा और इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, क्योंकि जहां पर किसी दो शब्दों की बात की जाती है लेकिन दो के अलावा किसी अन्य पर उसका अर्थ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 सिरों वाला, लेकिन कौन होता है, तो आप कहोगे रावण, ठीक है दोस्तों, अर्थ किसी अन्य पर गया। अब दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो, खाली जगह है, इसमें आपको भरना है क्या हो सकता है। आंख के अंधे गांठ के पूरे हों, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, या फिर आप काज महाराज। अब दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो आंख के तो अंधे हों लेकिन गांठ के पूरे हों। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कैसा भी हो, अंधा हो, काना हो, एक टांग हो ना हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन गांठ का पूरा हो, पैसे उन्हें देके जाए पुजारियों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपना सिर खुजाता हूं। इस वाक्य में क्या है दोस्तों, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हैं, या फिर अकर्मक सकर्मक दोनों में से कोई नहीं है। राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। एकदम से बढ़िया दोस्तों, सबका एकदम से सही राइट आंसर आ रहा है। क्या हो सकता है दोस्तों, कुछ लोग इसमें गलत भी कर सकते हैं और गलत करने वालों के लिए समझ लेना चाहिए आज ही कि गलत क्यों किया, ठीक है। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, फटाफट से कमेंट कीजिए, आपका समय समाप्त होने वाला है, ठीक है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि सकर्मक क्रिया है दोस्तों। क्या खो जाता है, सिर खो जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, अकर्मक और सकर्मक को अगर आपको जानना है तो सबसे बेटर तरीका यही है, आप उसको बोलकर देखेंगे और जब भी आप उसको बोलेंगे तो अपने आप से एक क्वेश्चन करेंगे, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे। क्या क्वेश्चन करना है, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या था, मैं अपना सिर खुजाता हूँ, क्या खुजाता हूँ, तो सिर खुजाता हूँ, यानी कि क्या है, इसका हमें आंसर मिला। तो जब भी हमें क्वेश्चन करने पर अपने आप से आंसर प्राप्त होता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है दोस्तों, ठीक है। और जैसे हम बोले मैं सो रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, सो रहा हूं, कहाँ सो रहा हूं, आंसर मिला, नहीं मिला। क्यों सो रहा हूं, आंसर नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका तब वह आया। यह वाक्य कैसा वाक्य है दोस्तों, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संक्षिप्त वाक्य है, कैसा वाक्य है, बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, यह आपका सरल वाक्य तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, सरल वाक्य तो नहीं है, आप समझ गए होंगे। संक्षिप्त वाक्य तो होता ही नहीं है, तो आपके दो तो कट हो गए। अब आपका संयुक्त और आपका मिश्र वाक्य बचा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, मैं खाना खा चुका हूं, यह क्या है, और तब वह आया, यानी कि एक जो पहला वाला वाक्य है वो क्या है, एकदम से प्रधान वाक्य है और पीछे वाला वाक्य उपवाक्य है, और ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों के लिए आज जो हमारा इन्वायरमेंट डे है 5 जून, तो उसकी बहुत बहुत बधाई। और आपसे कहना चाहूँगा कि सभी लोग एक एक पेड़ जरूर लगाएं, कुछ करें ना करें लेकिन आज के दिन एक पेड़ जरूर लगाएं दोस्तों। आज तो गुजर गया लेकिन कल लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला शब्द क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है। दोस्तों बताइए फटाफट से क्या है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए और सभी का सही भी आएगा दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं इसके राइट आंसर की, क्या होगी दोस्तों। तो जहां पर किसी की विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेषण होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों, एक मिनट रुकिए, जी हाँ,
निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? कौन सा विराम चिन्ह आएगा? वाक्य है आपका, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। बताइए दोस्तों, कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए दोस्तों? इसमें अर्ध विराम आना चाहिए, आश्चर्य सूचक चिन्ह आना चाहिए, या फिर आपका अल्प विराम आना चाहिए, या पूर्ण विराम आना चाहिए? कौन सा चिन्ह इसमें लोप किया गया है वो आपको बताना है दोस्तों। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। आपके सभी लोगों के राइट आंसर आने चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल चिंदी सा क्वेश्चन है दोस्तों, चिंदी सा क्वेश्चन, ठीक है, चीटी बराबर, ठीक है। तो राइट आंसर एकदम से सही ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगा है, तो पूर्ण विराम लगाना है हमें, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वे क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं, विदेशी कहलाते हैं, तत्सम या फिर देशज क्या कहलाते हैं? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग करे जाते हैं, तो वो हमेशा तत्सम शब्द कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। तत्सम शब्द कहलाते हैं, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तद्भव तत्सम से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक अनार 100 बीमार, यह क्या है दोस्तों? मुहावरा है, वाक्य है, लोकोक्ति है, या फिर वाक्यांश है? क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं ये वाला क्या है, एकदम से मुहावरा है दोस्तों, बिल्कुल सही है, लेकिन गलत है। यहाँ पर अधिकतर लोगों ने मुहावरा ही लगाया है, लेकिन एक अनार 100 बीमार ये लोकोक्ति है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, लोकोक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। देखिए हो गया ना गलत आपका, तो ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोप शब्द का पर्यायवाची क्या है? अभितथ, कृतांत, अमरस या मृषा? बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी दोस्तों आ जाते हैं, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, कोप शब्द का पर्यायवाची अमरस होता है, ध्यान रखिए इसको। कोप शब्द का पर्यायवाची अमरस होता है, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और जय हिंद बोल दीजिए। लाइक कर दीजिए, जय हिंद बोल दीजिए, दोनों काम करना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर क्या कहते हैं? उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर, संधि स्वर या फिर मूल स्वर? बताइए, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है बताना है दोस्तों आपको। राइट आंसर क्या हो सकता है? तो एकदम से आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, एकदम से बढ़िया। राइट आंसर क्या होगा? तो आपका संधि स्वर होता है, नहीं होता है दोस्तों, संधि स्वर नहीं होता है, ध्यान रखना है। दीर्घ स्वर नहीं होता है, मूल स्वर नहीं होता है, संयुक्त स्वर होता है। जैसे हमने बोला छा बोला, तो भिन्न भिन्न अक्षरों से मिलकर बनेगा, भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बन सकता है। सॉरी, छा नहीं होगा, संयुक्त स्वर पूछा है ना? जी हाँ, संयुक्त स्वर पूछा है तो हम स्वर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमें आई लिखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ए प्लस ई यानी कि अलग अलग से हमने लिखा, ठीक है, यानी कि ए से और ई से मिलकर बना, तो आपका संयुक्त स्वर हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह क्या कहलाता है? ये जो बीच में चिन्ह लगा है ना, ये चिन्ह को बताना है क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह, हंस पद, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, क्या कहलाता है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर बिल्कुल बढ़िया, एकदम से सही, सभी लोगों का एकदम से राइट है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बढ़िया, एकदम से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। योजक चिन्ह कहलाता है। लाघव चिन्ह क्या होता है? तो लाघव चिन्ह इस टाइप से होता है, जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, संक्षिप्त करने के लिए लिखा जाता है तो आप डॉक्टर लिख देते हैं। हंस पद क्या होता है? आपके बीच में कुछ छूट जाता है तो इस तरीके से आप लगा देते हैं और ऊपर कुछ लिख देते हैं, ठीक है। अवतरण चिन्ह ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा लंबा होता है, तो ध्यान रखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ध्यान रखिए, यदि आपको हमारी लाइव क्लास नहीं पता है तो लाइव क्लास का शेड्यूल सुन लीजिए। सुबह आपको 12 बजे एक लाइव क्लास मिलेगी, एक आपको शाम को 4 बजे लाइव क्लास मिलेगी और एक आपको रात्रि में 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी प्रतिदिन, ठीक है दोस्तों। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, इतना वीडियो देखने के बाद यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब यदि करते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि उससे आपको पता चलता रहेगा कि हमारी लाइव क्लास कब हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉकेट मार शब्द में समास क्या है।
अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। एकदम से बढ़िया, एकदम से बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं पॉकेट मार मतलब पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला यानी कि को आ रहा है और जहां पर कारक का प्रयोग होता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। एकदम से सही है, ठीक है। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और द्वंद्व समास क्या होता है, दो शब्द जो होते हैं एक जैसे, जैसे दिन रात, ठीक है, दिन रात, भाई बहन, इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो आपके हो जाते हैं, ठीक है। और कर्मधारय की एक सिंपल सी पहचान यदि मैं आपके लिए बताऊं तो कर्मधारय की सिंपल सी पहचान क्या हो सकती है दोस्तों, तो कर्मधारय की सिंपल पहचान होती है, जैसे इसमें क्या होता है, अगर हम विग्रह करते हैं तो हैजो और के समान अर्थ निकलता है, ठीक है। हैजो और के समान, ये ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, विग्रह करने पर, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, अब तक आपने कितने क्वेश्चंस सही किए, जरूर कमेंट करिए। इससे आपको थोड़ा अंदाजा लगता रहता है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी अभी आपको और करनी है, ठीक है। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्य का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है दोस्तों, आकाश पाताल एक कर गया, अपना सा मुंह लेकर रह गया, अपना उधु उल्लू उल्लू सीधा करने लग गया, या फिर उल्टी गंगा बहाने लगा। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग इसका तो राइट आंसर जानते ही होंगे, क्या हो सकता है, अपना उल्लू सीधा करने लग गया, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना गलत, इससे भी कोई अर्थ नहीं है। आकाश पाताल भी एक करना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि अपना सा मुंह लेकर रह गया दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको ये बताना है कि आपके इस सेशन में कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों। जरूर आप जितने भी भाई बहन यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को जरूर कमेंट करना है, ठीक है। और प्रतिदिन लाइव क्लास में सभी लोग आया करें, अधिक से अधिक मैं आपके लिए कराने की कोशिश करूंगा अच्छे मेथड में, ठीक है। आपकी लाइव क्लास का शेड्यूल एक बार और बता देता हूं। सुबह आपको 12 बजे क्लास मिलेगी, और आपको एक शाम 4 बजे क्लास मिलेगी, एक आपको रात में 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी। और इसके अलावा आपको लाइव क्लास नहीं मिलेगी, लेकिन अदर हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड कर देते हैं बीच बीच में। तो आप ध्यान रखिए, लाइव क्लास का शेड्यूल आपका यही है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। तो बस खुश रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।